हेलो बच्चों, मैं हूं पवन और मेरे संग पढ़ रहे हैं आप अपने इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। आप सबका हर घर पाठशाला यूट्यूब चैनल स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपका नया अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है संस्कृतियों का टकराव और अध्याय है 9। संस्कृतियों का टकराव, जैसे नाम से ही पता लग जाता है कि जब हमारे जो लोग थे यूरोपीय महाद्वीप के जो लोग थे, दूसरे महाद्वीपों में जाकर उन्होंने खोज करी, दूसरे देशों की खोज करी, तो उनके बीच में टकराव पैदा हुआ और इसी पर आधारित है आज हमारा लेसन। देखिए क्या पढ़ने वाले हैं हम। 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक का जो अमेरिका का इतिहास है, और बात करेंगे हम भौगोलिक खोजों की। अमेरिका इतिहास की बात करेंगे और बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्या है, भौगोलिक खोजों की, जो आज हमारा टॉपिक भी रहेगा। भौगोलिक खोजों के कारण साम्राज्यवाद के बारे में बात करेंगे कि जब एक देश ने दूसरे देशों पर अधिकार कर लिया, जैसे हम भी उसके शिकार हुए, भारतवर्ष भी उसका शिकार हुआ, तथा वहां की जो मुख्य जो सभ्यता है, क्योंकि अमेरिका से संबंधित है इसलिए हम अपनी सभ्यता की बात नहीं करने वाले हैं, सभ्यता की बात करेंगे। अमेरिका की जो महान सभ्यता रही है, अरावाक सभ्यता, एंजेटिक, इंका और मायाई सभ्यता, इनके बारे में हम इस अध्याय में पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अमेरिका के बारे में, उसके इतिहास को जानना जो है हर व्यक्ति का, हर बच्चे का जो है वो एक इच्छा रहती है। तो आज वो इच्छा आपकी पूर्ण होने वाली है। चलिए बात करते हैं पहला कि भौगोलिक खोजों के कारण जो लोग एक बड़े समुद्र को लांघ कर, और उस समय 14वीं 15वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी में जो लोगों के पास इतने बड़े जहाज नहीं हुआ करते थे जैसे कि आज हुआ करते हैं, तो उस अटलांटिक महासागर को पार करना जो है वो कई लोग जो है वो मारे गए, लेकिन फिर भी लोगों ने जो है अपनी यात्राओं को नहीं छोड़ा। उसके पीछे कारण क्या थे उनको जानेंगे आज हम। यही हमारा जो है इस भाग 1 का जो है वो टॉपिक रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अब यूरोपीय वासियों की खोज यात्राएं। 15वीं शताब्दी में यूरोप वासियों द्वारा की गई जो खोज थी, यात्राओं ने आधुनिक युग का सिरगनीश किया, और इस शताब्दी में ही देखिए इन यात्राओं से ही जो आधुनिक युग जो है माना जाता है। अभी इन यात्राओं से क्या फर्क पड़ा वही तो चर्चा करने का आज विषय है कि इस शताब्दी में जो पूर्व विश्व के बहुत से लोग जो थे वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया, अगर हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप यहाँ पड़ा, ठीक है। जितनी यात्राएं हुई और यहीं से स्पेन और पुर्तगाल से जो हुई, इन देशों से हुई जो यूरोपीय देश हैं। तो ये जो देश थे ये और देशों से, अमेरिका से, अगर नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका से अनभिज्ञ थे, अफ्रीका जो साथ था यहाँ से अनभिज्ञ थे। अगर बात करते हैं हमारा एशिया महाद्वीप, यहाँ से अनभिज्ञ थे, मतलब दूसरे महाद्वीपों के बारे में वो जानते नहीं थे। तो ये इन भागों की खोज उस समय जो की गई, किसी ने भी अटलांटिक, क्योंकि अटलांटिक जो महासागर था वो बहुत बड़ा था, इसको लांघने की किसी ने कोशिश नहीं की, साहस नहीं था। लेकिन 15वीं शताब्दी में जो है पुर्तगाल और स्पेन, जिसकी बात मैं कर चुका हूँ, यहाँ से भौगोलिक खोज जो है वो शुरू हुई। इस दिशा में जो है महत्वपूर्ण पग उठाए गए और इसी से आधुनिक युग भी आया और इसके जो परिणाम रहे वो दुर्गामी रहे। चलिए बात कर लेते हैं अब भौगोलिक खोजों के कारण कि इन देशों ने भौगोलिक खोजें की, वो किसके कारण हुई। पहला, आर्थिक उद्देश्य। ये अगर मानचित्र देखें, ये जो है कोलंबस ने या दूसरे ने जो यात्राएं करी थी भौगोलिक खोजों की, उससे संदर्भ में ये बात कर लेते हैं। 14वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य जो है यूरोपीय अर्थव्यवस्था गिरावट के दौर से गुजर रही थी। यूरोपीय के अधिकतर जो देश थे वो प्लेग महामारी के कारण या दूसरे वजहों के कारण जो है उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो ठीक नहीं थी, वो गरीबी का दौर जो झेल रहे थे। और 1452 ईस्वी में तुर्कों द्वारा जो है कस्तूनिया, जो आज का इस्तांबुल है, आप देखेंगे ये जगह जो इस्तांबुल कही जाती है और उस समय कस्तूनिया कहा जाता था, तो टर्की के लोगों ने यहाँ पर भी अधिकार कर लिया था। और ये रास्ता वो था जहाँ पर सिल्क रूट या दूसरे जो उस समय की जो थल मार्ग जो जिसके द्वारा जो है वो यूरोपवासी जो है व्यापार किया करते थे, वो पूरी तरह से बंद हो गया। क्लियर हो गया है ना। आर्थिक उद्देश्य समझ रहे हो, आर्थिक उद्देश्य से हम करें, यूरोपीय देशों का जो आर्थिक उद्देश्य था वो एशिया देशों के साथ जो है व्यापार करना था। लेकिन अब ये इस कस्तूनिया पर अधिकार करने के पश्चात जो है ये मार्ग जो बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये जो है इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और ईसाई धर्म को तो धर्म के नाम पर जो है आपस में क्या था, रमनस्य था। लगातार कई 100 वर्षों से इनके बीच में जो है, दोनों ऋषिज के बीच में जो है लगातार संघर्ष था और इस कारण ये आपस को एक दूसरे को नहीं मानते, तो इस प्रकार से रास्ता बंद हो गया।
रास्ता बंद होने के कारण क्या हो गया, भूखमरी फैल गई, गिरावट, अर्थव्यवस्था गिरावट के दौर पर जो है गुजर रही थी। किसकी, यूरोपीय के जितने भी देश थे जो व्यापार करते थे। तो इस कारण जो है अब व्यापार जो बंद हो गया इस रास्ते के बंद होने के कारण, अतः जो आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, समृद्धि लाने के लिए, देश को फिर से व्यापार को और बढ़ाने के लिए जो क्या किया, इन सभी देशों ने सोचना शुरू किया कि कहीं ना कहीं दूसरा जो रास्ता हो सकता है, अब स्थल रास्ता तो बंद हो गया था, तो एक और रास्ता हो सकता था इन देशों, ये यूरोप है, तो इनके लिए क्या हो सकता है, इसी रास्ते से, मतलब समुद्र के रास्ते से उन देशों तक पहुंचना, जिसमें भारत सबसे इंपॉर्टेंट था उनके लिए। क्यों था, आगे पढ़ेंगे। अमेरिका पहुंचना, ये सारा जो है इस रास्ते की खोज जो है तब शुरू हुई। लग गया पता, तो भौगोलिक खोजों के कारण पहला कारण था आर्थिक उद्देश्य, क्योंकि यह अधिक से अधिक जो धन जो है कमाना चाहते हैं यूरोपीय देश, इसलिए भी जो है वो दूसरे रास्ते की आवश्यकता हुई, क्योंकि कस्तूनिया पर अधिकार हो गया था, याद रखना, जो थल मार्ग था वो पूरी तरह से बंद हो गया था। फिर बात करते हैं दूसरा, नए आविष्कार। बहुत सारे आविष्कार उसमें 13वीं से या 16वीं शताब्दी के बीच में हुए, जिन्होंने जो है इन यात्राओं को बढ़ाना जो है या बढ़ावा दिया। जैसे कि दिशा सूचक यंत्र 1380 ईस्वी में, 1380 ईस्वी में जब ये कुतुबनुमा, इसे कुतुबनुमा कहा जाता था, ना कि दिशा सूचक यंत्र, अब इसको दिशा सूचक यंत्र का जो कहा जाता है। इससे दिशाओं का पता लग जाता है, आप चाहे दिन हो चाहे रात हो। ऐसे पहले रात में ध्रुव तारे को देखकर जो दिशा का अनुमान लगाया जाता था, लेकिन ये रात होने से पहले पहले जो है वो सूरज की जो दिशा है किस तरफ को बढ़ रहा है, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस था और इस कारण जो है वो कई घंटों की यात्रा थी, वो क्या हो जाती थी, व्यर्थ हो जाती थी। इस कारण दिशा सूचक यंत्र आने से क्या हुआ, अब सही दिशा का में वो जाना जो है संभव हुआ, इसलिए भी यात्राएं जो है वो कर पाए लोग। फिर एक और आविष्कार आया था इस दूरबीन के आविष्कार से पहले, जिसकी बात मैं कर लेता हूँ, वो है एस्ट्रोलैब। ये जो एस्ट्रोलैब था ये 1400 मतलब 16वीं शताब्दी के बीच में आया था, कोई एग्जैक्टली डेट इसमें शामिल नहीं है। तो एस्ट्रोलैब क्या था, ये भूमध्य रेखा, जो बीच वाली जो रेखा होती है, सबसे सेंटर वाली रेखा जो पृथ्वी को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, तो भूमध्य रेखा से आप कितनी दूरी पर हैं वो इस चीज़ को बताता था, ठीक है। और एक और चीज़ जो है वो था कि 1609 ईस्वी, इसी की बात कर लेते हैं, 1609 ईस्वी में जो है वो दूरबीन का आविष्कार जो है वो गैलीलियो के द्वारा किया गया, ठीक है, 1609 ईस्वी में। अब इससे क्या था कि समुद्र में जब आप चले जाते हैं तो ज़मीन आपको कहीं भी नज़र नहीं आते। समुद्र, आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा जो है वो धरती के ऊपर जो है वो समुद्र है ना, 71% के ऊपर पानी ही पानी है। तो इतने भूभाग के ऊपर पानी होना, आप निकल गए फिर आपको ज़मीन नज़र नहीं आई। सपोज़ आप कहीं ज़मीन नज़र थी भी, लेकिन आपकी आंखों का जितना जो है वो रेटिना, जितना भी आप देख पाते थे सही तौर पर, वो इतनी दूरी तक नहीं पहुंच सकती आपकी आंखों की नज़र जो है, तो कहीं नज़दीक ही थे आप किसी ज़मीन के, आप देख नहीं पाए उसको, और इस कारण आप जो है वो फिर से कहीं बड़े दूरी में चले गए, एक जगह मिलने के बावजूद भी आप जो है आगे बढ़ गए। तो इसलिए दूरबीन का जो है आविष्कार ने अब ये संभव करवाया कि अगर कहीं नज़दीक जिसे आप आंख से नहीं देख सकते हैं, वो आप उस दूरबीन से देख सकते थे, और इस प्रकार से आप नई खोज कर सकते, नए देशों की खोज कर सकते। तो ये आविष्कार भी बहुत इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा क्या थे कि जो जहाज़ थे वो पहले से ज़्यादा अब हल्के बनने लगे थे। हल्के मतलब पहले बड़े भारी जहाज हुआ करते थे, अब हल्के, और जो पक्की धातु थी या जो लकड़ी का इस्तेमाल था वो इस तरह से किया जाने लगा, और इस तरह से एक विशाल जहाज़ भी बनने लगे थे। पहले छोटे से बड़े हुए जहाज़, और तीव्र गति से चलने वाले, क्योंकि समय का ख्याल जो है, बहुत लंबे समय तक जो है वो रसद उनके पास नहीं मिल सकती थी, लंबा समय जो है वो अपने जहाज़ों में नहीं काट सकते थे, छोटे जहाज़ हुआ करते थे। अब उनका आकार भी बड़ा हो गया और तीव्र गति से चलने वाले जहाज़ हो गए, इसलिए भी संभव हुई। इन नए आविष्कारों के कारण क्या हुआ, ये संभव हो पाया कि लोग अब जो है नए देशों की यात्रा करें, उनकी खोज करें। फिर तीसरा आता है वो है टॉलेमी की ज्योग्राफी। बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉलेमी की ज्योग्राफी। देखिए ऐसे लोग हुए हैं इतिहास में। टॉलेमी जो हो मिस्र का जो है वो रहने वाला था। 1477 ईस्वी में ज्योग्राफी पर एक पुस्तक लिखी गई, और ये दूसरी शताब्दी में जाकर जो है टॉलेमी जो है वो मिस्र में जो है वो हुए थे, लेकिन इनकी जो पुस्तक जो प्रकाशित हुई, मुद्रित हुई, वो 1477 ईस्वी में हुई थी, और ये जो ज्योग्राफी के ऊपर आधारित थी। तो पहली ज्योग्राफी के ऊपर आधारित जो पुस्तक लिखी गई टॉलेमी के द्वारा। और इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी, इंपॉर्टेंट था कि उसने सबसे पहले
अपना जो मानचित्र उस मैं बनाया था उस पुस्तक में, तो उसमें उसने देशांतर और अक्षांतर रेखाओं का जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो है वो उसमें जो आज भी है इन रेखाओं का प्रयोग उसने किया था अपने मानचित्र में। देखिए आज भी किस देश की या किस जगह की दूसरी जगह की दूरी का पता लगाना हो तो इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पता करके ही हम लगा सकते हैं। हम भारतवर्ष की स्थिति क्या है वो अक्षांतर और देशांतर रेखाएं ही बताती है। तो कितना वैज्ञानिक तरीका था जिसे टॉलेमी ने जो है ईजाद किया था दूसरी शताब्दी में ही, लेकिन ये पता लगा लोगों को जाकर जो है वो 15वीं शताब्दी 14वीं और 15वीं शताब्दी में जाकर, है ना। तो ये जो किताब थी वो बहुत फेमस हुई। एक तो ये मैंने इसकी खूबी बताई, इसके अलावा उन्होंने क्या दूसरा बताया था कि पृथ्वी जो है वो स्फेरिकल है, गोल है, ये भी उन्होंने ही बताया था, टॉलेमी ने बताया था अपनी पुस्तक में। और इसका जो घेराव था वो बताया था 18,000 मील उन्होंने बताया। तो ये इसकी खूबियाँ हुई इसकी किताब की। इसके अलावा जो है इसमें कुछ जो है वो जैसे हम ये कहेंगे कि सारी जो खूबियाँ तो हर आदमी में इंसान में नहीं होती हैं, तो कुछ इसमें जो है वो दोष भी थे। दोष क्या थे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे ज़मीन को ज़्यादा आंका गया है ना, ज़मीन हर जगह ज़मीन ज़्यादा नज़र आ रही है और जो सागर है उनको कम करके आंका गया है, जबकि था क्या बिल्कुल इसके उल्टा। तो इस चित्र से जो है वो ज़्यादा सहायता नहीं मिल पाई जो है नाविकों को अपनी यात्रा करने में, तो ये इसकी थोड़ी कमी थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अब जो है जगह को किस जगह से किस दूसरी जगह पर जाने के लिए जो अक्षांतर और देशांतरों का इस्तेमाल होने लगा, है ना। और ये बताया कि पृथ्वी गोल है इसलिए जो है लोग ये सोच रहे, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कोलंबस की, तो कोलंबस जो है जब भारत के लिए जो निकला था, कोलंबस जब निकला तो उसने सोचा जो है हर कोई जो जानता था कि वो पूर्वी देश है तो पूर्व की तरफ वो जाएगा। लेकिन कोलंबस ने क्या किया, उसने कहा भी जब पृथ्वी गोल है तो मैं पश्चिम से भी जा सकता हूँ, पूर्व की तरफ जाने की जरूरत नहीं, मैं पश्चिम से भी जाकर जो इंडिया पहुँच जाऊँगा। तो इस प्रकार से इसी के कारण जो नॉलेज जो है टॉलेमी ने दिया, उसी के कारण इस प्रकार के लोग भी हुए जिन्होंने जो है इस तरह की यात्राएं की। और ये अलग बात है कि कोलंबस जो भारत तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन बहामा द्वीप समूह जिसे वहाँ के लोगों को उसने रेड इंडियन इसलिए कहा क्योंकि वो सोचता था कि मैं जो है इंडिया पहुँच गया हूँ, और वहाँ के लोग उसने क्योंकि वो रेड देखने में थे और इसलिए उनको रेड इंडियन उन्होंने कहा। तो टॉलेमी की ज्योग्राफी। फिर बात कर लेते हैं चौथा, वो है मार्को पोलो की यात्राएं। अभी मार्को पोलो कौन था भाई? मार्को पोलो जो है वो वेनिस शहर का एक जो है वो नाविक था और इसको यात्रा करने का बहुत शौक था इसको, मार्को पोलो को। तो मार्को पोलो जो है वो 1275 ईस्वी में उसमें मंगोल का जो कुबलई खां जो है वो एक बहुत बड़े साम्राज्य पर अधिकार जमाया हुआ था, जो लगभग एशिया का आधा हिस्सा जो उसमें शामिल था, यूरोप का बहुत सारा हिस्सा शामिल था, बहुत बड़ा। अब माना जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए जो है वो कितना समय लग जाता था, लगभग 2 वर्ष लग जाते थे, इतना बड़ा साम्राज्य कुबलई खां का था। ठीक है, तो भाई ये जो कुबलई खां का जो दरबार था, यहाँ पर जो मार्को पोलो जो है वो रहे लगभग 17 वर्ष तक, याद रखना 17 वर्ष तक ये रहे। 1275 ईस्वी में ये वहाँ पहुँचे और 17 वर्ष तक वहाँ पर रहे और विभिन्न पदों के ऊपर रहे क्योंकि ये योग्य था। अब ये जब वापस हुआ तो ये जापान, वर्मा, भारत और थाईलैंड से होता हुआ, इटली से होता हुआ ये यहाँ वापस पहुँच गया। ठीक है, और उसने अपनी जो किताब थी, जब वापस से इटली जाकर ये पहुँचा तो इटली में जाकर जो है इसने अपनी एक नई पुस्तक लिखी जिसका नाम था मार्को पोलो की यात्राएं। बस यही जो किताब थी, जो मार्को पोलो की यात्राएं थी, इसी ने ही उसे जो है प्रोत्साहित किया, किसको? यूरोपीय लोगों को, क्योंकि यूरोप के जो लोग थे एक तो धन कमाना चाहते थे, वैभव कमाना चाहते थे और नए देशों की खोज जो इसलिए वो करना चाहते थे। और उसने अपनी किताब में क्या कहा था? उसने कहा था कि यहाँ के देश जो है वो चीनी, कपास, गर्म मसाले और सोने और बहुमूल्य जो रत्न है यहाँ पर जो है इनका भंडार है, और यही ये लोग चाहते थे, यूरोपीय लोग। तो इसलिए जब इस किताब को उन्होंने पढ़ा तो एक होड़ लग गई इस देश को, खास तौर पर जो भारत या एशिया के जो देश थे जहाँ पर ये चीज़ें उगती थी उसकी तरफ जो आने का इनको जो है वो एक जरिया मिल गया, या एक तरह का उनको लालच जो है वो हो गया कि इस तरफ को जाया जाए। तो इस प्रकार से इन यात्राओं को शुरू करने का जो है एक ध्येय उनको मिल गया। ठीक है, फिर आता है पांचवा, वो आता है धार्मिक उद्देश्य। अब देखिए, धार्मिक उद्देश्य जो है एक तरीका रहा पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में,
कि किसी को अगर गुलाम बनाना ना, पूरी तरह से गुलाम बनाना है, तो उसको एक धर्म के नाम पर जो है वो सबसे आसान तरीका है, पैसा भी नहीं लगेगा और वो आपका हमेशा के लिए आपका ही जो है वो बन जाएगा। जैसे कि ईसाई जो लोग थे, उन्होंने मध्य जो काल था उसमें अपने धर्म को फैलाना भी शुरू किया। उन्होंने देखा इस धर्म को फैलाने से क्या फ़ायदा हो रहा है कि उनके जो इस धर्म को अपना रहा है, अब वो उसी की ही बात को मानने लगा, फॉलो करने वाला है, और धर्म के नाम पे वो डरता भी है, धर्म के नाम पर वो बंध भी जाता है। तो इस प्रकार से ये जो धर्म था, और उन्होंने देखा कि अगर ईसाई धर्म जितना फैलता है उतना ही हमारी जो रेश है वो बढ़ेगी, हमारा जो मुनाफा है वो बढ़ेगा। इसी कारण जो है धार्मिकता के तौर पर लोगों को गुलाम बनाने का आरंभ जो है वो 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में आरंभ किया गया। ईसाई धर्म जो है वो तभी आज का जो सबसे बड़ा धर्म जो है वो माना जाता है। तो ये जो व्यापारी लोग थे ये तो जाना चाहते थे, लेकिन साथ साथ में ईसाई धर्म के जो प्रसारक थे या जो मिशनरी थी वो भी जाना चाहती, इसलिए मिशनरी ने बहुत सारा पैसा जो है वो इन लोगों नाविकों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है लगाया। तो एशिया और अफ्रीका के जो देश, देखिए मध्यकाल की बात करें तो उस समय जो है यूरोप के बहुत सारे देशों में जो है वो ये धर्म फैल चुका था। अब वहाँ ज़रूरत नहीं थी, कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ पर ईसाई धर्म नहीं फैला हुआ था। तो अब उन्होंने कहाँ रुख किया, वो थे एशिया और अफ्रीका के देश, जहाँ नए देशों की खोज हुई थी। तो ये जो ईसाई मिशनरी थी, इन्होंने भी समुद्री यात्राओं की खोज में प्रोत्साहन किया था। क्लियर हो गया? तो ये था पाँचवां। अब जो है बात कर लेते थे छठा, वो आ जाता है आइबेरियाई प्रायद्वीप का योगदान। अब आइबेरियाई जो प्रायद्वीप है वो कौन है भाई? वो है स्पेन और जो पुर्तगाल, वो देश जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो सफल यात्राएं करवाई अपने समय में 15वीं और 16वीं शताब्दी में, इसे कहा जाता आइबेरियन प्रायद्वीप। क्लियर है? तो स्पेन और पुर्तगाल आपने याद रखना भाई। इन्होंने ऐसे क्या कारण थे कि इन्होंने ही ये यात्राएं करवाई? और भी तो देश थे, यूरोप में बहुत सारे देश हैं, बट आज के डेट में जो है इंग्लैंड सबसे बड़ा जो है वो सबसे, अगर हम कहें कि जिसके पास सबसे ज़्यादा जो है पैसा है, धन दौलत है। लेकिन हम बात करें 15वीं और 17वीं शताब्दी, देखिए तब ये नंबर 1 कंट्री नहीं हुआ करती थी, ये कहीं ना कहीं पिछड़े हुए देश थे, जिसकी हमने बात की कि इनका जो आर्थिक तौर पर ये जो देश थे अधिकतर ये पिछड़े हुए थे। लेकिन स्पेन और जो पुर्तगाल था उसके पास जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था थी, बहुत सारा पैसा उसके पास था। तो ये पहला कारण था, इसलिए स्पेन और पुर्तगाल के लोगों ने जो है पहली यात्राएं करवाना, पैसा चाहिए ना, जब भी यात्रा कोई करवानी है तो रसद चाहिए, बड़े जहाज चाहिए और लोग भी चाहिए उस तरह के। तो ये कहाँ थे? स्पेन और पुर्तगाल के पास जो है धन की कमी नहीं थी। तो पहला कारण हुआ ये। फिर दूसरा क्या था कि इन देशों के शासक जो थे वो अपने खजाने में वृद्धि करना चाहते थे, और धन तो काफ़ी था लेकिन उस धन के ये वैसा ही है, कहते हैं ना किसी के पास अगर थोड़ा सा 1 लाख आ जाए, 1 लाख नहीं 99,000 आ जाए तो बोलेगा भाई 1,000 मुझे और चाहिए तो मेरा लाख बन जाएगा, ऐसी कहावत है ना। तो इसी तरह से जो है लोग जब अमीर हो जाते हैं, अमीर से अमीर होना चाहता है, हर कोई जो है बिल गेट्स बनना चाहता है। तो इसलिए ये देशों में भी जो है होड़ लग गई थी कि और अधिक पैसा, और अधिक खजाने में और अधिक पैसा आ जाए। तो भाई ये दूसरा कारण रहा कि वो और अधिक समृद्ध बनना चाहते, इसलिए उन्होंने ये खोजें करवाई। फिर तीसरा आता है, वे दुनिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। इसकी बात मैं चर्चा कर चुका हूं, क्योंकि मैंने कहा ईसाई धर्म का प्रचार करने का मतलब क्या था, इसके पीछे क्या था, सही था कि वो भी उनकी ही तरह बन जाए, हमेशा के लिए उनकी तरह बन जाए और उनको फॉलो करते रहे हमेशा के लिए, सबसे अच्छा तरीका। फिर चौथा आता है धर्म युद्धों से पूर्वी देशों की बात जब भी करेंगे तो यूरोप के हम पूर्व में पढ़ते हैं, याद रखना, यूरोप जो ये पढ़ा और यहाँ से पूर्व की तरफ हम आते हैं तो हमारे कहा जाता है पूर्वी देश। और पूर्वी देश अधिकतर कहाँ है? एशिया में। तो जो एशिया के साथ ये व्यापार में रुचि जो है वो रखते थे, क्योंकि उन्होंने मार्को पोलो की यात्रा नामक याद पढ़ा ना भी, वहाँ से बहुत सारी, भारत की बात करूँ यहाँ पर मसाले जो है दक्षिण भारत में जो उगते हैं उनकी कीमत माना जाता है कि उस समय जो है लगभग 35 गुना जो है वो यूरोप में जाकर मिलता था। 1 रुपया अगर आप खर्च करते हैं तो 35 रुपये आपको यूरोप में जाकर मिल जाते थे। तो इतना मुनाफा जो होना जो है, यही कारण था कि लोग जो है भारत की तरफ जो रुख करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी भारत में। तो स्पेन, पांचवा जो आता है कि स्पेन ने नए देशों की खोज करने वालों के लिए एक महासागरीय सूरवीर, याद रखना ये नाइट ऑफ द ओशियन जो उपाधि थी जो दी जाती थी उन लोगों को जो नए देशों की खोज करती थी। और इनाम में क्या कहा जाता था कि जो भी ये नए देशों की खोज करेगा उसे जो है वहाँ का शासक बना दिया जाएगा, याद रखना। तो वो जब शासक बन गया तो उसको लालच हो गया भी मैं शासक बन पाऊंगा, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने ये यात्रा करने का जो विचार किया। तो पुरस्कार के तौर पर शासन का अधिकार दिया जाना ये इंपॉर्टेंट था, किसके द्वारा?
स्पेन के शासक के द्वारा, ये अंडर रहेगा स्पेन के ही अंडर, लेकिन वो उसका वहाँ का इंडिपेंडेंट जो शासक, और इसलिए भी वो यात्राएं जो है वो हुई। फिर छठा आता है, यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को शासकों द्वारा हर संभव सहायता भी प्रदान की गई। जब वास्को डी गामा निकला या फिर जो है कोलंबस निकला था, तो वो अकेला नहीं निकला था, बहुत सारे लोगों को लेकर, सैनिकों को लेकर और बहुत सारी रसद को लेकर, बड़े जहाज़ों को लेकर। जो जहाज़, अब इतना बड़ा पैसा कहाँ से आता है, एक व्यक्ति के पास तो हो नहीं सकता है। तो ये जो राजा थे, ये लोग जो है स्पेन के जो राजा थे, उन्होंने उनकी जो है सहायता की, पुर्तगाल के शासक थे उन्होंने उनकी सहायता की थी। अब बात आता है सातवां और अंतिम जो इसका जो हेडिंग वो है पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी का योगदान। याद रखना, हेनरी जो है, जब भी बात होती है राजकुमार हेनरी को, तो उसका सबसे बड़ा जो योगदान था वो था समुद्री यात्राएं करवाना। देखिए, इसलिए उसने क्या किया, ये जो राजकुमार है, इनका जो जीवन था वो 1394 से लेकर 1460 ईस्वी के मध्य में ये रहे, और इनको इसी कार्य के लिए जो है हेनरी दी नेविगेटर भी कहा जाता है। याद रखना, कुछ एक शब्द बड़े जरूरी हैं कि आपको याद रखना पड़ेगा। हेनरी दी नेविगेटर भी इनको कहा जाता था। किसके कारण? समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन करने के कारण। कैसे किया उन्होंने प्रोत्साहन? देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि सारगेस में जो है एक स्कूल खोला, एक नाविक स्कूल खोला, जहां पर केवल मात्र नाविक से संबंधित जो है वो शिक्षा दी जाती थी। सोचिए, अब एक बच्चे को, ये वैसा ही है जैसे कि अगर हम चाइना की बात करें, बोलते हैं ना चाइना आज कितनी प्रोग्रेस कर गया है, या रसिया कितनी प्रोग्रेस कर गया है, यूरोपियन कंट्री कितनी प्रोग्रेस कर गई। वजह क्या है कि यहाँ पर बच्चों का टैलेंट को पहले से ही पहचान लिया जाता है और उनको उसी तरह के स्कूल में जो है वो रख दिया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि +2 के बाद उसकी कुछ पहचान कर लेते हैं, दो तरह के, जैसे कि अब नीट का पेपर आने वाला और डॉक्टर बन जाएंगे, फिर दूसरी चीज़ें, तो ये चीज़ें वो पहले ही कर लेते हैं, उसका रुचि पहले से ही देख लेते हैं और उसको उसी तरह का। और ये दूसरी चीज़ क्या है वहाँ पर कि कम से कम जो बच्चों की एजुकेशन से वो गवर्नमेंट ही करवाती है, उसी का ही। तो जो माँ बाप नहीं करवा सकते ना पढ़ाई, भारत में तो ऐसा है ना, जो गरीब है वो नहीं करवा पाएगा और इसलिए वो गरीब में ही दम तोड़ देगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इन देशों में क्या है कि जो सरकार है वो बच्चे का खर्च उठाती है, इसलिए सीधी सी बात है, जो बच्चा जिसका IQ सबसे बेस्ट है उसको बेस्ट उसमें मतलब जो नौकरी में रखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल जिसको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, और वो भी डॉक्टर ही बन रहा है पैसे के बलबूते पर। तो इस तरह से जो है ये जो डायरेक्शन थी, ऐसा सोचना, ऐसा विचार करना पहली बार किसने किया था? वो हेनरी था। उसने कहा कि भाई एक स्कूल खोला जाए जिसमें स्पेशली तौर पर जो है बच्चों को केवल इसी बारे में पढ़ाया जाए, और जब वो बड़ा होगा ना बच्चा, तो वो केवल वही कार्य करेगा जो उसने पढ़ा था, उसकी तरफ जिसकी उसकी रुचि थी। तो यहाँ सारगेश में जो उसने स्कूल खोला, उससे जो है जो बच्चे थे या आने वाला जो समय था, वो नए नए जो नाविक हुआ और उन्होंने यात्राएं की और खोज भी करी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखिए एक और चीज़ हुई, जब ऐसे स्कूल खुला जहाँ पर जो है इस तरह का विषय जो रखा गया, तो जो आस पड़ोस के उस समय यूरोपीय देश में बहुत सारे, ये वैसा ही है जैसे भारतवर्ष में जो अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, जिनको लगता है कि भारतवर्ष वो जगह नहीं है जहाँ पर वो अपना मुकाम जो हासिल कर सकता है, तो वो क्या करते हैं, पढ़ने के बाद दूसरे देशों का रुख जो कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी सोच के मुताबिक वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। अगर मैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई वो बहुत अच्छा पढ़े, यहीं सब कुछ किया, सब उसके बाद जो है वो उन्होंने अपना जो दिया वो दूसरे देशों के लिए किया। जैसे अमेरिका में देखें तो 30% जो वहाँ के डॉक्टर जो भारतवर्ष से ही हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप माहौल क्रिएट करें, वो बनाएं, बच्चों को वो चीज़ दें जो उनको ज़रूरत है, वो उनको जब बड़े होते हैं तो उनको मालूम होता है कि यहाँ तो भ्रष्टाचार ही है हर जगह, आप कहीं भी अपने आप इंडिपेंडेंट कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो बच्चे यहाँ से जब निकलते हैं, उन देशों की तरफ निकलते हैं, कभी वापस नहीं आते हैं। वही वापस क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनको जो है वहाँ पर वो चीज़ मिलती है जो हम नहीं दे पा रहे हैं। यही तो सोचना है हम लोगों को, इसीलिए तो हमारा जो क्रीम है वो बाहर जा रहा है। तो भाई यहाँ पर जो है हेनरी ने क्या किया, वो जगह थी जहाँ पर लोग, अब जो वैज्ञानिक दूसरे देशों के थे, यूरोपीय देशों के नाविक थे, जिनकी इच्छा थी कि नाविक बनना है या वैज्ञानिक खोजें करना है, या फिर जिनका ज्योग्राफी में जो है रुचि थी, ऐसे जो लोग थे वो इसी सारगेस स्कूल में जो है आए। तो इस प्रकार से रिफाइंड लोग जब यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने क्या किया, एक भावी यात्राओं के लिए जो है उन्होंने एक स्टिक योजना बनाई, वैज्ञानिक योजना बनाई। ये संभव हुआ ना। तो ये अमेरिका अगर आज जो है नासा में नंबर 1 जो है, वो आप देखेंगे नासा जो है उसमें भी भारतीयों का बहुत ज़्यादा योगदान है। कल्पना को कौन भूल सकता है, विलियम्स को कौन भूल सकता है, तो भारतीय। तो इस प्रकार से हर इस जो नाविक की जो बात करते हैं, जो स्कूल जो सारगेस में खोला गया, इस कारण भी था क्योंकि जो है
ख्याति इसलिए भी प्राप्त की क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर के वैज्ञानिक जो शामिल हुए, नाविक शामिल हुए, और इस प्रकार से जो स्पेन था या पुर्तगाल था, पुर्तगाल की बात कर रहे हैं, अभी स्पेन की बात नहीं कर रहे हैं, हेनरी जो है वो कहाँ था, पुर्तगाल था। तो पुर्तगाल का जो है इसलिए जो है, देखिए भारतवर्ष की खोज किसने की, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, वो भी पुर्तगाल का रहने वाला। तो यही कारण था कि इन लोगों के आने के कारण जो है नई दिशा मिली, नई जो है वो मानचित्र तैयार हुए। मानचित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है समुद्री यात्राओं के लिए, मानचित्र का सही होना सबसे इंपॉर्टेंट। तो सही मानचित्र जो बनाएगा, और इस प्रकार से नए देशों की खोज जो है इन देशों के द्वारा की गई। तो ये 7 जो कारण थे कि भौगोलिक खोजें क्यों हुई 15वीं-16वीं शताब्दी में, क्या कारण थे, वो हमने पढ़ा। पहले आर्थिक से लेकर अब तक जो है पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी तक का, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का प्रश्न आपको हर बार आता है। अब अंतिम जो है, जैसे कि मैं हमेशा लेकर आता हूँ, एक छोटा सा जो है वाक्य है, एक मूर्ख बच्चे ने रचा इतिहास। अब आप बोलेंगे सर ये मूर्ख बच्चा कौन था? देखिए ये था थॉमस एल्वा एडिशन, जिसका नाम जो था थॉमस एल्वा एडिशन। माना जाता है कि ये बच्चा जब इसको एडमिशन्स लिया गया स्कूल में, तो ये कुछ अलग ही बुद्धि का बच्चा था। एक बार जो है माना जाता है कि इसने अपने साथियों को जो है क्या किया, बड़ी रोचक बात है कि इसने जो है कीड़े मकोड़े इकट्ठे किए, गिलास में डाले, पानी डाला, उसका एक छोटा सा जो घोल बनाया और अपने दोस्त को पिला दिया, और वो बीमार पड़ गया। और उसकी जब पता लगा तो उसने ऐसा किया, तो माना जाता है कि ऐसे कामों को किया करता था, मतलब एक्सपेरिमेंट करना, ये उसका जो है नेचर था पहले से ही। तो फिर ये थॉमस एल्वा एडिशन को स्कूल से इसलिए निकाल दिया क्योंकि ये इसी तरह के कार्य करता था भाई। अब जब उसको निकाल दिया तो जो लेटर था जो जिसमें इसको निकाला हुआ था, वो जब उसकी माँ के पास पहुंचा तो वो पढ़ना जब उसने शुरू किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि माँ को लगा कि उसका बच्चा इस तरह का बच्चा है, कुछ अलग है, अद्भुत है, और उस फेवर में नहीं है जो होना चाहिए। तो उसकी माँ में आंखों में आंसू आ गए। तो थॉमस एल्वा एडिशन ने जो है उससे पूछा, माँ से पूछा कि भाई ये आप रो क्यों रहे? तो उसने इस लेटर में लिखा क्या है ऐसे कि आपका आंखों में आंसू? उसने कहा कि इस लेटर में लिखा है, इस पत्र में लिखा है कि तुम एक अद्भुत दिमाग के व्यक्तित्व है, आप में एक अलग ही है, और हमारे पास इसको पढ़ाने के लिए इतने योग्य टीचर नहीं है, इसलिए आप इसको घर पर ही पढ़ाएं। देखिए क्या मान कितने बिल्कुल विपरीत। और हमारा अगर यहाँ भारतवर्ष की बात होती तो सीधे ही 2 उसके मुंह पर रखते, भाई तुम क्या कर रहे हो स्कूल में, लेकिन माँ ने बिल्कुल उसके विपरीत जवाब दिया। तो ये इस बच्चे में इतनी लगन पैदा हो गई, उसको लगा कि सचमुच शायद मेरे में एक अलग प्रतिभा है। और माना जाता है, देखिए अभी मैं इसका सिर्फ छोटा सा पार्ट जो है, क्योंकि आज समय हो गया, केवल इतना ही बताना चाहता हूँ। आने वाले समय में ये बच्चा वो बच्चा था जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है आविष्कार किए। याद रखना 1093 आविष्कार इस बच्चे ने ही किए थे, इस लड़के ने ही किया। तो इसका जो आगे का इतिहास है वो अगले पार्ट में आप जान पाएंगे। आपने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।